नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि श्रेणी 1 2 4 8 डॉट 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 का nवां पद कह रहा है कि यदि श्रेणी 1 2 4 8 डॉट 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 का nवां पद श्रेणी 256 128 64 प्लस डॉट 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 के nवें पद के इक्वल है तो n का मान बताइए। हाँ, हाँ, ठीक है दोस्तों, आपके सामने दो श्रेणी दी गई है। पहली श्रेणी जो चल रही है वो 1 2 4 8 डॉट 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 n टर्म तक चल रही है, और दूसरी श्रेणी आपके सामने जो दी गई है उसका वो चल रही है 256 128 उसके बाद 64 ऐसे ऐसे वो n टर्म तक चल रही है। कह रहा है कि दोनों जो श्रेणी है, कह रहा है जो दोनों श्रेणी है उसके nवां टर्म, कह रहा है दोनों जो श्रेणी है उसका nवां टर्म क्या है, बराबर है। कह रहा है कि तब बताइए n की वैल्यू क्या होगी, मतलब कौन सा टर्म बराबर है। हाँ, आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो सीरीज दी गई है, पहली सीरीज दी गई है, क्या कहोगे? देखिए, पहली सीरीज जो दी गई है उसका पहला टर्म देखा जाए तो 1 दिया गया है। पहली जो सीरीज दी गई है उसका पहला टर्म क्या दिया गया? देखो, यहाँ पर सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं सीरीज लिख रहा हूँ। ठीक है, सीधे आप एनवा टर्म निकालिए, पहली सीरीज का और दूसरी सीरीज का एनवा टर्म निकालिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। सीधी सी बात है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये दोनों सीरीज जो है उनका एनवा टर्म क्या है, बराबर है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए मुझे लिखना जरूरी है, क्योंकि मेरे बोर्ड पर ये चीजें नहीं लिखी गई है, लैपटॉप के अंदर लिखी गई है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो लैपटॉप के अंदर है। दोस्तों जो पहली सीरीज है उसका पहला टर्म क्या है? देखिए, जो सीरीज दी गई है उसका पहला टर्म देखा जाए तो 1 है। पहला जो सीरीज दी गई है उसका पहला टर्म 1 है। ठीक है, दूसरा टर्म क्या होगा? देखिए, दूसरा टर्म देखा जाए तो 2 है। तीसरा टर्म क्या होगा? देखिए, तीसरा टर्म देखा जाए तो 4 है। तीसरा टर्म क्या है? 4 है। हाँ, चौथा टर्म क्या होगा? चौथा टर्म देखा जाए तो 8 है। ऐसे ही सीरीज दोस्तों ये एन टर्म तक चल रही है। ऐसे ही दोस्तों ये सीरीज जो है एन टर्म तक चल रही है। कहां तक चल रही है? एन टर्म तक चल रही है। आपको कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है? कहोगे नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मन करती है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं मैंने लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइए, दूसरी जो सीरीज दी गई है उसका पहला टर्म क्या है? देखिए, दूसरी जो सीरीज दी गई है उसका पहला टर्म देखना है तो 256 है। ठीक है, और दूसरी जो सीरीज दी गई है उसका पहला टर्म क्या है? 256 है। दूसरा टर्म क्या होगा? दूसरा टर्म 128 है। तीसरा टर्म क्या होगा? तीसरा टर्म देखा जाए तो 64 है। तीसरा टर्म क्या है? 64 है। ऐसे ही दोस्तों ये एन टर्म तक, ऐसे ही दोस्तों ये जो सीरीज है ये भी एन टर्म तक चल रहा है। ऐसे ही दोस्तों ये जो सीरीज है ये भी एन टर्म तक चल रहा है। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने अच्छी तरीके से अभी तो कुछ आपने बताया ही ना मिलकर। दोस्तों आप मुझे देखकर बताइए, ये दोनों सीरीज जो है किस प्रकार की सीरीज है। सबसे पहले आप मुझे यही आपका फर्ज बनता है कि सबसे पहले आप देखकर बताइए मुझे ये किस प्रकार की सीरीज है। कहोगे देखिए, अगर मैं पहले सीरीज की बात करता हूं तो यहाँ पर पहले सीरीज में देखा जाए तो पहला टर्म लिखा गया होगा, मैंने कहा हाँ। उसके बाद कभी 2 लिखा गया, उसके बाद 4 आया, उसके बाद 8 आया। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर हर टर्म क्या हो रहा है? धुना हो रहा है। इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए, अगर ये वास्तव में कहोगे, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो जो ये सीरीज है एक निश्चित दर से बढ़ रही है, और जब कोई सीरीज एक निश्चित दर से बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। या दूसरी भाषा में आप कह सकते हो, कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो दो क्रमागत टर्मों के बीच का जो अनुपात है वो समान है, और जब किसी भी सीरीज के दो क्रमागत टर्मों के बीच का किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अनुपात समान होता है तो उस सीरीज को हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो पहली सीरीज जो है गुणोत्तर श्रेणी है। हाँ, गुणोत्तर श्रेणी की सीरीज है। इसी प्रकार आपको जब दूसरा सीरीज जो है वो किस प्रकार की सीरीज है? कहोगे देखिए, पहले था 256। कहोगे देखिए, जो सीरीज है उसका पहला टर्म 256 है, उसके बाद 128 हो गया, उसके बाद 64 हो गया, उसके बाद 32 होगा, उसके बाद 16 होगा। इस प्रकार देखा जाए तो हर बार आधा हो जा रहा है। हाँ, मतलब देखा जाए तो सीरीज जो है एक निश्चित दर से घट रही है। हाँ, सीरीज देखा जाए तो एक निश्चित दर से घट रही है, और जब एक निश्चित दर से सीरीज घटती या बढ़ती है तो उस सीरीज को क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। मतलब ये जो सीरीज लिखी गई है ये कुछ और नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी है। आपको यहाँ तक बातें क्लियर नहीं होगी? हाँ, या दूसरी भाषा में आप बता सकते हो कि भैया देखिए कि यहाँ पर देखा जाए, अगर मैं ध्यान से यहाँ पर देखता हूँ तो किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अनुपात जो है सेम है, इसलिए ये गुणोत्तर श्रेणी है। आप दूसरी तरीके से बता सकते हो। हाँ, ये तो बात कंफर्म हो गई कि भैया ये जो सीरीज है, पहली सीरीज है ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, और ये जो दूसरी सीरीज है ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि ये इस सीरीज का जो एनवा टर्म है इस सीरीज के एनवे टर्म के बराबर है। तो आप मुझे बताइए इस सीरीज का एनवा टर्म क्या होगा? देखिए, किसी भी सीरीज का एनवा जो टर्म होता है, किसी भी सीरीज का जो एनवा टर्म होता है ए आर एन माइनस वन होता है। ठीक है,
तो कहोगे देखिए अगर आपको इस सीरीज का एनवा टर्म निकालना है तो यहाँ पर सारी वैल्यू फिट करनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर सारी वैल्यू फिट कर दिया। मैंने वैल्यू फिट किया, ए की वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू 1 है, मैंने लिख दिया। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो सार अनुपात वास्तव में 2 का है, सार अनुपात 2 है। मैंने कहा कैसे बता दिया आपने, जितनी जल्दी कहोगे देखिए 1 से मैं 2 को डिवाइड करूंगा 2, या 4 को 8 से डिवाइड करूंगा, 1 से 2 को डिवाइड करूंगा 2, 4 से 8 को डिवाइड करूंगा 2, तो सार अनुपात तो ऐसे निकलता है, अगले पद को पिछले पद से डिवाइड करके ही तो निकालते हैं कहोगे। हाँ, तो यहाँ पर मैंने इसी को पकड़कर, इन्हीं शुरुआती 2 टर्मों को पकड़कर अनुपात निकाल लिया, क्योंकि आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आगे से आप निकालते हो तो आपके लिए हार्ड होगा, आएगा सेम उत्तर, क्योंकि एक निश्चित दर से बढ़ रहा है तो सेम उत्तर आना है। लेकिन अगर आप बड़े टर्म को पकड़कर निकालते हो तो गुणा भाग आपका क्या होगा, हार्ड होगा, गुणा भाग हार्ड होगा, इसलिए छोटे टर्म को पकड़कर निकालिए। तो आर की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर मैंने आर कितनी 2 है। ठीक है, एन के साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, हमें पता करना है कौन सा टर्म में बराबर है, कौन सा टर्म इक्वल है। ये चीज हो गया। इस श्रेणी का देखा जाए तो एनवा टर्म में क्या होगा, ये होगा। इस सीरीज का एनवा टर्म क्या होगा, ये होगा। आप मुझे बताइए इस सीरीज का ये जो गुणोत्तर श्रेणी है, इस सीरीज का एनवा टर्म क्या होगा। देखिए किसी भी सीरीज का जो एनवा टर्म होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट इस चीज को लिख सकते हो। आप मुझे बताइए इस सीरीज का एनवा टर्म क्या होगा। देखिए किसी भी सीरीज का जो एनवा टर्म होता है ए आर एन माइनस 1 होता है, ए आर एन माइनस 1 होता है। मैंने कहा कहोगे देखिए अगर इस सीरीज का आपको एनवा टर्म निकालना है तो आपको सारी वैल्यू फिट करनी पड़ेगी, तो मैंने लिख दिया। इस सीरीज का एनवा टर्म क्या होगा, देखिए किसी भी सीरीज का एनवा टर्म जो होता है ए आर एन माइनस 1 होता है, ए आर एन माइनस 1 होता है। तो ए की वैल्यू देखा जाए 256 है, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर 1/2 होगी। अब 1/2 क्या होगी, 256 को मैं 256 से 128 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1/2 ही तो आएगा। यहाँ पर आधा हो रहा है, सीरीज क्या हो रही है, आधी हो रही है, तो सीधी सी बात है आर की वैल्यू क्या है, 1/2 एन माइनस 1। इस प्रकार देखा जाए तो इस सीरीज का एनवा जो टर्म होगा ये होगा। दोस्तों इस सीरीज का एनवा टर्म ये होगा और इस सीरीज का एनवा टर्म ये होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का एनवा टर्म क्या है, बराबर है, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। आपको समझ में आ रहा है बराबर क्यों लगाया गया है, कहोगे हाँ हमें समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है, बराबर आपने क्यों लगाया। मैंने कहा ठीक है, अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। एक बात बताइए, इसे हम 2 की पावर 1 से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाँ क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में हम करेंगे तो वही आएगा, तो ये चीज तो वैसी होगी। अब इसे सोल्व करते हैं। एक बात बताइए, मैं 256 को क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 256 को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कभी देखिए हमें 2 की पावर 512 को 2 की पावर 9 लिखते हैं, 512 को 2 की पावर 9 लिखते हैं। मैंने कहा तो देखिए हम 128 को 2 की पावर 7 लिखते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो 2 की पावर 56 को 256 को मैं 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ। तो कोई दिक्कत है अगर मैं 2 की पावर 8 लिख दूं, इसे कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 8 लिख दूं। ठीक है, अब दोस्तों ये वास्तव में लिखा है 1/2 की पावर n माइनस 1 लिखा है, मतलब n की पावर 1/2 की पावर n माइनस 1 लिखा है। इसका मतलब है कि 2 की पावर n माइनस 1 है। हाँ 2 की पावर n माइनस 1 है। अब दोस्तों पावर मैं इसे 2 को ऊपर ले जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव पावर हो जाएगा तो इसका 2 मल्टीप्लाई में आएगा, 2 मल्टीप्लाई में तो आएगा लेकिन पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो -n+1 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। जब पावर निगेटिव होगी तो ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, जहां पर माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा, जहां पर प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो संख्याएं मल्टीप्लाई में होती हैं और उनके बेस भी समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब दो संख्याएं मल्टीप्लाई में होती है और उनके बेस भी समान होते हैं तो पावर को जोड़ देते हैं। यही तो गुणा का नियम कहता है, क्योंकि हाँ यही गुणा का नियम कहता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो संख्याएं मल्टीप्लाई में और उनके बेस भी समान है, और जब बेस समान है तो क्या होती है, पावर जुड़ जाती है। तो मैं पावर को जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पर पावर को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, पहले देखिए अगर आप पावर को जोड़ते हो तो यहाँ पर आएगा 9 माइनस एन, क्या आएगा 9 माइनस एन आएगा। यहाँ पर क्या है, हो गया n माइनस 1 लिखा है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लिखा है तो 2 की पावर 9 माइनस एन आएगा। एक बात बताइए, दोनों ये क्या है, बराबर का सिंबल आपको दिख रहा है कि ये चीज इसके बराबर है। हाँ जब दोस्तों दो चीजें बराबर होती है, दोस्तों अगर ऐसी दो चीजें बराबर है जिनके बेस भी समान है तो वो चीजें तभी बराबर हो सकती है जब पावर बराबर हो। अगर दोस्तों ऐसी दो चीजें बराबर हैं जिनके बेस भी समान है तो वो चीजें तभी बराबर हो सकती है जब पावर सेम हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें बराबर है और उनके बेस भी बराबर है, तो ये चीजें तभी बराबर हो सकती है जब पावर बराबर हो, मतलब n-1 बराबर होगा 9 माइनस एन। ठीक है, n-1 बराबर होगा 9 माइनस एन। अब बताओ दोस्तों n-1 बराबर है 9 माइनस एन के, तो n इधर लाऊंगा तो 2n हो जाएगा। हाँ 2n हो जाएगा, और 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा 9 + 1 10 हो जाएगा। हाँ n की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा। हाँ हमसे कह रहा था कि बताइए कौन सा टर्म, कह रहा था कि n की वैल्यू बताइए, तो हम कह सकते हैं भैया n की वैल्यू 5 होगी, मतलब दोनों जो सीरीज है उनका पांचवा टर्म क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, पांचवा टर्म इक्वल होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से सोल्व हो गया। मैंने कहा ठीक है, यही चाहिए था मुझे। तो सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप गुणा भाग तेजी से करिए, ये चीज लिखिए, डायरेक्ट ये चीज लिखिए,
इस चीज को डायरेक्ट लिखिए, इस चीज को डायरेक्ट लिखिए, सोल्व कर लीजिए, क्या लिख रहे हो बिना फालतू में सीरीज, जब आपको आपके सामने तो सीरीज लिखी पड़ी है। हाँ हाँ, बताइए इस क्वेश्चन में दिक्कत हो गई है। अब आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीजें सीखनी है। अभी तक तो हमने किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का एनोवा टर्म निकालना सीखा। अब हमें कुछ और चीजें सीखनी है, ठीक है। हमें अपनी स्पीड और तेज करनी है। कैसे, आइए हम सीखने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ लिखा गया है, लिखा गया है कि नहीं, तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है। आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है, तो आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा गया है। तो देखिए लिखा गया है कि जिस प्रकार किसी गुणोत्तर श्रेणी का एनवा टर्म जो होता है ए आर एन माइनस वन होता है, उसी प्रकार किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा टर्म ए आर की पावर 4 होता है। उसी प्रकार 10वां टर्म जो होता है, उसी प्रकार 10वां टर्म जो होता है ए आर की पावर 9 होता है। उसी प्रकार चौथा जो टर्म होता है, उसी प्रकार जो चौथा टर्म होता है ए आर की पावर 3 होती है, ए आर की पावर 3 होती है। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और ये चीजें अपने आप ही निकल के आएंगी अभी, ठीक है। ये चीजें रट भी जानी चाहिए। ऐसा मैं पूछूं कि बताओ किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा टर्म क्या हुआ, तो तुरंत आपके मुंह से निकलना चाहिए ए की पावर ए आर की पावर 4 होगा। मैंने कहा तीसरा टर्म क्या हुआ, ए तो आप होगा ए आर स्क्वायर होगा। मैंने कहा आठवां टर्म क्या हुआ, ए आर की पावर 7 हुआ। मैंने कहा 20वां टर्म क्या हुआ, ए आर की पावर 19 हुआ। तो तुरंत ये चीज निकलना चाहिए, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कुछ नहीं। वैसे आपको मैंने दो चार पांच चीजें बता भी, चार पांच बार बता भी दिया है, तो आप अपने आप ही बता सकते हैं आपको, लेकिन मैं समझा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का एनवा टर्म क्या होता है। कभी देखिए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का एनवा जो टर्म होता है, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो एनवा टर्म होता है ए आर एन माइनस वन होता है। आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ। मैंने कहा ठीक है। आप मुझे बताइए किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा टर्म क्या होगा। देखिए अगर आपको पांचवा टर्म निकालना है गुणोत्तर श्रेणी का, अगर आपको पांचवा टर्म निकालना है, तो आप एन की वैल्यू 5 रख दीजिए गुणोत्तर श्रेणी। अगर तो देखिए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का एनवा टर्म ये होता है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए अगर आपको पांचवा टर्म निकालना है, तो एन की वैल्यू 5 रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर 5 रख दिया, 5 रख दिया। अब मैं 5 रखूंगा तो क्या मिलेगा। तो देखिए जब आप 5 रखोगे, तो यहाँ पर आर की वैल्यू 5 रखूंगा, एन की वैल्यू 5 रखूंगा, तो क्या आएगा। तो देखिए एन माइनस वन लिखा है, तो 5 रखोगे तो 4 आएगा। तो क्या निकल कर आ रहा है, ए आर की पावर 4 निकल कर आ रहा है, ठीक है। आप मुझे बताइए, तुरंत आपने कहा कि देखिए किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो पांचवा टर्म होगा ए आर की पावर 4 होगा। आपने निकाल के बता दिया। मैंने कहा ठीक है। एक बात बताइए, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 10वां टर्म क्या होगा। देखिए अगर आपको 10वां टर्म पता करना है गुणोत्तर श्रेणी का, तो एन की वैल्यू 10 रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर एन की वैल्यू 10 रख दिया, एन की वैल्यू 10 रख दिया। आपको कोई दिक्कत है। कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जब 10 रखा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए आर की पावर 9 आएगा। हाँ, ए आर की पावर 9 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए चौथा टर्म क्या होगा। अगर मैं गुणोत्तर श्रेणी का, आप मुझे बताइए इसी प्रकार किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा टर्म क्या होगा। देखिए अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी का चौथा टर्म निकालना है, चौथा टर्म निकालना है, तो आप एन की वैल्यू 4 रख दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं 4 रखता हूं तो क्या मिलेगा, अगर मैं 4 रखता हूं तो क्या मिलेगा। देखिए 4 रखोगे, 4 रखोगे तो ए आर की पावर 3 मिलेगा। हाँ, तो दोस्तों मैंने आपसे सबसे पहले पूछा कि बताइए किसी गुणोत्तर श्रेणी का एनवा टर्म क्या होगा, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का एनवा टर्म क्या होगा। तुरंत आपने कहा कि भैया ए आर एन की माइनस वन होगा। हाँ, मैंने आपसे पूछा कि बताइए पांचवा टर्म क्या होगा। तुरंत आपने कहा कि ए आर की पावर 4 होगा। मैंने कहा 10वां टर्म क्या होगा। तुरंत आपने कहा कि भैया ए आर की पावर 9 होगा। मैंने कहा चौथा टर्म क्या होगा, ए आर की पावर 3 होगा। हाँ, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जिस टर्म की बात हो रही है उससे एक कम पावर आ रही है। हाँ, जिस टर्म की बात हो रही है उससे एक कम पावर आ रही है। तो इस चीज का जवाब आप तुरंत दे सकते हैं। ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी ना है। हाँ, अब मुझे बताइए, अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं क्या हो रहा है, तो आप मुझे बताइए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का छठा टर्म क्या होगा। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो छठा टर्म होगा ए ए आर की पावर 5 होगा, ए आर की पावर 5 होगा। हाँ, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का, ठीक है। एक मिनट रुकिए, कहाँ से तिरछा हो रहा है। आप मुझे बताइए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का सातवां टर्म क्या होगा। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो सातवां टर्म होगा ए आर की पावर 6 होगा, ए आर की पावर 6 होगा। आप मेरी बात से सहमत। हाँ हाँ, क्या हो गया, हाँ, ठीक है। आप मुझे बताइए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का पहला टर्म क्या होगा। देखिए पहला टर्म अगर निकालना है आपको, तो आप एन की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो मैं 1 रखूंगा, क्या मिलेगा, ए आर की पावर 0 मिलेगा। अब 1 मैंने पूछा है, पहला टर्म है, पहले टर्म में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। पहले टर्म में वैसे ए ही आता है, आपको हमेशा ध्यान रखना ए ही होता है पहला टर्म, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना पहला टर्म ए ही होता है, लेकिन हम जल्दी से मुंह से नहीं बोल पाते, क्योंकि वहां पर
सीधी सी बात है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पहला टर्म क्या होगा, देखिए ए आर की पावर 0 होगा। जैसे आपने कहा, मैंने कहा सातवां टर्म क्या होगा, तो आपने कहा ए आर की पावर 6 होगा। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ पहला टर्म, तो आप बताओगे ए आर की पावर 0 होगा। अब आर की पावर 0 का मतलब क्या होगा, एक मतलब ए की मल्टीप्लाई अगर एक से करेंगे, एक की मल्टीप्लाई अगर एक से करूंगा तो ए आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो पहला टर्म क्या होगा, अगर पहला टर्म में ए होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आज मुझे विश्वास है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मुझे विश्वास है कि ये चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई है तो आइए हम इसके ऊपर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके और तेजी से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सके। ठीक है दोस्तों, आप देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, तड़कता भड़कता। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि उस गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद ज्ञात करिए। कह रहा है कि उस गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद ज्ञात करिए जिसका दूसरा पद 24 है व पांचवा पद 81 है। पांचवा पद 81। दोस्तों हमसे कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी है, उसका चौथा पद बताइए। कह रहा है कि उसका दूसरा पद 24 है और पांचवा पद 81। एक बात बताइए, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है। देखिए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो दूसरा पद होता है ए आर होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 24, मतलब ए आर बराबर 24। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। इसी प्रकार आप मुझे बताइए, ये चीजें हो गई हो गया। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन में हमें पांचवा टर्म, गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा टर्म 81 दिया है। आप मुझे बताइए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा टर्म क्या होता है। ए आर की पावर 4 होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 81 है, मतलब ए आर की पावर 4 बराबर 81। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि चौथा टर्म बताइए गुणोत्तर श्रेणी का। चौथा टर्म में क्या होगा, ए आर की पावर 3 होगा। हम तब तक जवाब नहीं दे सकते जब तक हमें ए की वैल्यू ना पता हो, आर की वैल्यू ना पता हो, तब हाथ ना बोले। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि पहले हम सबसे पहले ए और आर की वैल्यू निकालें। तो हम ए आर की वैल्यू इसके माध्यम से निकालेंगे। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, आपको ए आर की वैल्यू 24 दी गई है, कहोगे हाँ। क्या यहाँ पर ए आर मौजूद है, कहोगे हाँ ए आर मौजूद है। अगर मैं इसे तोड़ता हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं ए आर इंटू आर की पावर 3 लिख सकता हूं। ए आर, इसे मैंने आर स्क्वायर को मैंने तोड़ दिया दो भागों में, आर इंटू आर की पावर 3 में तोड़ दिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए आर इंटू आर की पावर 3 लिखा है। हाँ हाँ, बराबर 81 लिखा है। तो मैं ए आर की वैल्यू यहाँ पर रख दे रहा हूँ। ए आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो 24 इंटू आर की पावर 3 आया, 24 इंटू आर की पावर 3 आया, बराबर क्या आया, 81 आया। ये जो 24 है मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अगर मैं 24 यहाँ से ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ से तो कैंसिल हो गया। हाँ, अब दोस्तों आप देख रहे हैं आर की पावर 3 बराबर 81/24 आ गया, 81/24 आ गया। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, 3 से डिवाइड करूंगा तो 27 आया, 3 अट्ठे 24 आया, 3 अट्ठे 24 आया। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो आर का क्यूब आया क्या, 27/8। अब 27/8 का मतलब क्या होता है, 3/2 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो आर की वैल्यू क्या निकल कर आई, आर की वैल्यू 3/2 निकल कर आई, 3/2 निकल कर आई। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं पूरी तरीके से। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें रखिए, इसमें भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन जितना आसान इसमें रखने में होगा उतना आसान किसी में नहीं होगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन इसमें आसान है ना, इसमें आसान है क्योंकि इसमें गुणा भाग कम करना पड़ेगा। यहाँ पर आर की पावर 4 दिख रहा है, आपको यहाँ पर इस पावर 4 करनी पड़ेगी, यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आसान है, यहाँ पर रखिए, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आर की वैल्यू मैंने यहाँ पर उठा के रख दी। अब रखूंगा तो क्या मिलेगा, देखिए आर की वैल्यू 3/2 है, रखे आपने रखा तो यहाँ पर तो बराबर की 24 आया, 3 अट्ठे 24 होता है, 3 अट्ठे 24 होता है, 8 दूनी 16 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो ए की वैल्यू 16 आई है। क्या आई है, 16 आई है। ठीक है, ए की वैल्यू 16 आई। ठीक है, ये चीज तो हमने निकाल लिया भैया कि ए की वैल्यू 16 है, आर की वैल्यू 3/2 है, मतलब पहला टर्म हमारा 16 है और जो सार अनुपात है वो 3/2 है, मतलब हर बार 3/2 गुना हो रहा है, हर बार 3/2 गुना हो रहा है। हाँ, हर बार 3/2 गुना हो। ठीक है, अब बताइए दोस्तों, हमसे पूछ के रहा था तो भैया हमसे कह रहा था कि बताइए चौथा टर्म क्या होगा। अब बताइए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा जो टर्म होता है वो क्या होता है। तो देखिए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो चौथा टर्म होता है ए आर की पावर 3 होता है। हाँ, यहाँ पर मैं सारी वैल्यू फिट कर दे रहा हूँ। ए की वैल्यू क्या है, 16 है, ए की वैल्यू क्या है, 16 है, मैंने रख दिया। ए की वैल्यू क्या है, 16। हाँ, मैंने रख दिया। और आर की वैल्यू क्या है, देखिए आर की वैल्यू दिखाए तो 3/2 है, यहाँ पर 3/2 रखूंगा तो 27 आएगा, 27/8, 8 दूनी 16, 27 दूना 54, क्या आया, 27 दूना 54। बताइए कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं, मतलब दिखा है तो गुणोत्तर श्रेणी का जो चौथा टर्म होगा वो 54 होगा। क्या होगा, 54 होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा होगा। दूसरा ऑप्शन होगा, कौन सा होगा ऑप्शन, दूसरा होगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही मैच कर रहा है हमारे उत्तर को। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं।
ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक गुणोत्तर श्रेणी कह रहा है, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के तीसरे तीसरे तथा आठवें पद का गुणनफल गुणनफल 243 है तथा चौथा पद 3 है, चौथा पद 3 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का सातवां पद क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी का सातवां टर्म क्या होगा। हाँ, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी है, उसका तीसरा तथा आठवें पद का जो गुणनफल है 243, कह रहा है चौथा पद जो है 3 है, कह रहा है कि तो श्रेणी का सातवां पद क्या होगा। हाँ दोस्तों, श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी का सातवां टर्म क्या होता है, ए आर की पावर 6 होता है। तो इस चीज का जवाब हम नहीं दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब तक हमें ए की वैल्यू नहीं पता होगी, पहला पद नहीं पता होगा और सार्वधातुक अनुपात नहीं पता होगा, तब तक कैसे दे सकते हैं। हाँ हाँ, तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि भैया हम पहला टर्म पता करें और सार्वधातुक अनुपात। ठीक है, आइए हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हमसे कहा है कि तीसरे और आठवें पद का गुणनफल 243 है। हाँ, एक बात बताइए, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा टर्म क्या होगा, किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो तीसरा टर्म होता है ए आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार होती है किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का आठवां टर्म क्या होता है, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का आठवां जो टर्म होता है ए आर की पावर 7 होता है। हाँ, कह रहा है कि दूसरे तीसरे कह रहा है तीसरे और आठवें टर्म का जो गुणनफल है वो 243 है, तो मैंने गुणा का साइन लगाया और 243 के बराबर। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैं अगर सोल्व करना चाहूँ तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आर ए स्क्वायर आर की पावर 9 लिख सकते हैं, ए आर ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 9 लिख सकते हैं, बराबर के 243। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी यहाँ तक नहीं है। अब दोस्तों ये चीजें यहाँ तक तो हो गई, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसके आगे नहीं निकाल सकता, इसके आगे नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि किसी एक की वैल्यू पता होना चाहिए, तो हाँ किसी एक की वैल्यू पता होनी चाहिए तो मैं निकाल सकता हूँ, चाहे मुझे ए की वैल्यू पता हो चाहे आर की वैल्यू पता हो, उससे पहले नहीं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो लेकिन दोस्तों आपके सामने कुछ और चीजें दिया गया है, आप उसे भी तो पढ़िए। कभी हाँ क्या दिया गया है, कभी देखिए कहा है कि चौथा पद जो है गुणोत्तर श्रेणी का जो चौथा पद है वो 3 है, कह रहा है कि ना। कभी हाँ एक बात बताइए, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होता है, ए आर की पावर 3, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 4 है तो 3 है। हाँ, मतलब ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 3 बराबर 3। कोई दिक्कत की परेशानी को हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। एक बात बताइए, अगर मैं दोनों इसका स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? तो देखिए जब आप स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आर की पावर 6 आएगा। हाँ, और इधर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 9, ठीक है, यहाँ पर आएगा 9। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं। इस प्रकार देखा जाए तो ए स्क्वायर आर की पावर 6 की वैल्यू क्या है, 9। हाँ, ये वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पर। दोस्तों एक बात बताइए, मैं आर की पावर 9 को क्या मैं तोड़ सकता हूँ आर की पावर 6 इंटू आर की पावर 3 में? तोड़ बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ए स्क्वायर आर की पावर 6 इंटू आर की पावर 3 लिखा है, मैंने उठा के वैल्यू यहाँ पर रख दिया। ए स्क्वायर आर की पावर 6 के लिए 9 रख दिया और बचेगा क्या कहोगे, आर की पावर 3 बराबर 243 बराबर के 243। अब मैं इसे कर लेता हूँ, अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। एक बात बताइए, 9 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो इसे क्या करूँगी, 9 दूनी 18, मैंने कहा हाँ 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, हाँ 9 दूनी 18, हाँ 9 सत्ते 63। तो इस प्रकार देखा तो आर के क्यूब आया इसके बराबर, आर की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, आर की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा 3 आएगा। हाँ, सार्वधातुक अनुपात क्या आ गया, 3 आ गया। सार्वधातुक अनुपात जो आ गया 3 आ गया, मतलब जो सीरीज है वो हर बार 3 गुना हो रहा है, 3 गुना तेजी से बढ़ रहा है या 3 गुना तेजी से घट रहा है। हाँ, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो? नहीं, एक मिनट रुकिए, सार्वधातुक अनुपात आया 3, सार्वधातुक अनुपात क्या आया, 3 आया, ठीक है। हो सकता है कहने में मुझसे गलती हो गई है, ठीक है। सार्वधातुक अनुपात आया 3, मतलब 3 की स्पीड से बढ़ रही है, या 1 की है कि हाँ 3 की स्पीड से क्या हो रही है, बढ़ रही है, श्रेणी जो है 3 की स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों ये आर की वैल्यू मिल गई, अब मुझे ए की वैल्यू भी चाहिए, खूब हाँ ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना है, आप दोस्तों यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रखने में फायदा है, यहाँ पर रख के मुझे वैल्यू निकालने में फायदा है, तो मैं यहाँ पर रख ले रहा हूँ, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो यहाँ पर आर की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो 27 आएगा। हाँ दोस्तों यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 3 है, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पर तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो 9 को मैं 1 के अपोने भेजूंगा तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए की वैल्यू देखा जाए तो 1/9 मिलेगी, ए की वैल्यू क्या है, 1/9, ए की वैल्यू 1/9। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1/9 आ गई, ये चीज तो हमें पता लगी। तो अब दोस्तों जो चीज हमसे पूछा गया था उस चीज को यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया था, तो हमसे पूछा था कि श्रेणी का सातवां टर्म क्या होगा। एक बात बताइए, श्रेणी का सातवां टर्म क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का सातवां टर्म क्या होता है, तो किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो सातवां टर्म होता है, आप A7 लिख लीजिए, T7 लिख लीजिए, बात एक ही है, हमें इससे मतलब नहीं है क्या ये चीज है, ठीक है। ये तो हम अपने अनुसार मान सकते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का जो सातवां टर्म होगा ए आर की पावर 6 होगा, ए आर की पावर 6। मैंने सारी चीजें यहाँ पर लिख दी। ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू देखिए तो 1/9 है, 1/9 है। और आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू 3 की पावर, आर की वैल्यू यहाँ आर की वैल्यू 3 है, जब यहाँ पर 3 रखूंगा
3 रखूंगा तो 3 की पावर 6 है। हाँ तो देखो एक बात बताइए, नीचे देखा जाएगा 2 3 है, ऊपर देखा जाएगा 6 3 है, तो 2 3 से 2 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना कहोगे 3 4 3 बचेगा। और 4 3 का मतलब क्या होता है कहोगे, 4 3 का मतलब होता है 81। 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 81 होता है। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो सातवां जो टर्म होगा किसी गुणोत्तर श्रेणी का, जो सातवां टर्म होगा वो 81 होगा। क्या होगा 81 होगा। हाँ तो बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, पर ये इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद, कह रहा है यदि गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद, कह रहा है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद उसके प्रथम पद के वर्ग के बराबर है तथा पांचवा पद 64 है, तो उस श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। उस श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। हाँ प्रथम प्रथम 3 पद, इसका मतलब पहले दूसरे और तीसरे की बात कर रहा है। आप खुद सोचिए, प्रथम 3 की बात कर रहा है मतलब पहले दूसरे तीसरे की बात कर रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का पहला टर्म क्या होता है, ए होता है किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का पहला टर्म। ये रट लीजिए, ठीक है, ए रट लीजिए क्योंकि ए में कंफ्यूजन होता है पहला टर्म। ठीक है, पहला टर्म आप रट लीजिए कि भैया पहला टर्म तो ए ही होना है, आप निकालोगे भी ए ही है। ठीक है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला टर्म क्या होता है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला टर्म जो टर्म होता है ए होता है। दूसरा टर्म क्या होता है, दूसरा टर्म देखेंगे तो ए आर होता है। हाँ हो गया, ए आर की पावर 1 होता है। तीसरा टर्म क्या होता है किसी गुणोत्तर श्रेणी का, हो गया तीसरा टर्म देखा जाए तो ए आर स्क्वायर होता है, ए आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। तो देखा जाए तो किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म ए आर होता है, तीसरा टर्म क्या होता है ए आर स्क्वायर होता है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, हमसे मतलब दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा था, पहला कह रहा था गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम 3 पद होते हैं, मतलब हमसे यही पूछ रहा है कि पहला ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म क्या है। हमें इनकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम बताएंगे अभी, लेकिन सोल्व करेंगे तो। अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद मतलब ए आर स्क्वायर, हाँ कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी का जो तीसरा पद है प्रथम पद के वर्ग के बराबर है। तीसरा टर्म क्या होगा, देखिए गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा टर्म देखा जाए तो आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर है। और पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म ए है। कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा जो टर्म है पहले पद के स्क्वायर के बराबर है, मतलब हो गया मतलब ए स्क्वायर के बराबर है। पहले टर्म का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा टर्म पहले टर्म के स्क्वायर के बराबर है, मतलब इसके बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी करनी है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। इसे मैं सोल्व करता हूँ, अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या होगा, जब आप इसे सोल्व करोगे तो ए से इधर देखा जाए तो 2 ए है, यहाँ पर एक ए है, तो एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए, एक इस प्रकार देखा जाए तो आर स्क्वायर बराबर एक है, आर स्क्वायर बराबर एक है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से मैं वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे ए की वैल्यू पता होती तो मैं आर की वैल्यू बता देता, अगर मुझे आर की वैल्यू पता होती तो मैं ए की वैल्यू बता देता। हाँ, तो इसके लिए मुझे कुछ और चीजें जरूरी है। हाँ, जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, उन्हीं उसी चीज का प्रयोग करने के लिए। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर एक चीज और दी गई है, क्या दी गई है, क्योंकि देखिए कहा है कि भैया पांचवा जो टर्म है वो 64 है। आप मुझे बताइए किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा टर्म क्या होता है, ए आर की पावर 4 होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 64 है, मतलब ये बराबर है 64। कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। एक बात बताइए, ए की वैल्यू देखा जाए तो आर स्क्वायर है, हाँ ए की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर है, तो क्या मैं ए की जगह आर स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पर, हाँ जब आप लिखोगे आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4, आर की पावर 6 हो जाएगी। हाँ तो आर की पावर 6 हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 64। एक बात बताइए, मैं 64 को 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, तो इसी में 2 की पावर 6 लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है ये वाले बराबर है। हाँ दोस्तों जब दो टर्म बराबर होते हैं, दोस्तों ऐसे दो टर्म बराबर होते हैं जिनकी पावर बराबर हो, तो वो चीजें तभी संभव हो सकती हैं जब उनकी बेस बराबर हो। दोस्तों ऐसी दो चीजें जब बराबर होती है, जब उनके दोस्तों ऐसी दो चीजें जब बराबर होती हैं जिनके पावर बराबर है, तो वो चीजें तभी बराबर हो सकती है जब उनकी बेस बराबर हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों चीजें बराबर है और इनके बेस पावर भी बराबर है, तो ये दोनों चीजें तभी बराबर होंगी जब इनके बेस भी बराबर होगा, मतलब आर बराबर देखा जाए तो आर बराबर देखा जाए तो 2 है, आर बराबर किसके है, 2 है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं, तो आर की वैल्यू हमने निकाल दिया। अब दोस्तों मैं आर की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 4 आ गई, ए की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। अब दोस्तों हमें आर की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू भी पता चल गई। हाँ, अब दोस्तों हम श्रेणी का प्रथम 3 पद भी बता सकते हैं। हाँ, अब बताइए मुझे पहला टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म क्या होगा। अगर हमें ए की वैल्यू पता चल गई है, आर की वैल्यू पता चल गई है, तो बताइए श्रेणी का पहला टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म क्या होगा। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, ए की वैल्यू आई है 4, मतलब पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म देखा जाए तो 4 है, पहला टर्म क्या है 4 है। दूसरा टर्म क्या होगा भैया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप 4 और 2 रख दीजिए तो आ जाएगा 8, दूसरा टर्म देखा जाए तो 8।
तीसरा टर्म क्या होगा देखिए, तीसरा टर्म होगा देखिए, आर की वैल्यू यहाँ पर रखोगे 2 तो आएगा 4 और ए की वैल्यू 4 है तो 16 आएगा। इस प्रकार देखें तो पहला टर्म हमारा 4 है, दूसरा टर्म हमारा 8 है, तीसरा टर्म हमारा क्या है 16 है, तीसरा टर्म हमारा 16 है। आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसे हम बाद में करेंगे। ठीक है, इसमें उलझ जाएंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, कभी देखिए इस क्वेश्चन को हम कह रहा है कि जीपी का प्रथम पद ज्ञात कह रहा है, जीपी का प्रथम पद ज्ञात करिए। ठीक है, प्रथम पद की पूछा है, मतलब ए की वैल्यू पूछा है कभी। हाँ, कह रहा है जीपी का प्रथम पद ज्ञात करिए यदि इसके प्रथम 3 कह रहा है यदि इसके प्रथम तथा तीसरे पद का गुणनफल प्रथम ठीक है, प्रथम तथा तीसरे पद का योगफल 40 है और दूसरे तथा चौथे पद का योगफल 80 हो। हाँ ठीक है, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे पूछा है कि कह रहा है कि बताइए एपी नहीं जीपी, कह रहा है कि जीपी का प्रथम पद बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसके प्रथम पद, जीपी की बात कर रहा है। ठीक है, जीपी के प्रथम पद और तीसरे पद का योगफल 40 है। एक बात बताइए, जीपी किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का पहला टर्म क्या होता है? पहला टर्म ए होता है। ठीक है, तीसरा पद क्या होता है? देखिए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा टर्म जो होता है ए आर की पावर 2 होता है। हाँ, कह रहा है कि पहले टर्म और तीसरे टर्म के जो योग है वो 40 है, मतलब ए प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 40 है। आपको कोई दिक्कत है तो बिल्कुल हमें कोई हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला कह रहा है कि एपी का कह रहा है जीपी का कह रहा है जीपी का प्रथम पद और तीसरे पद का योगफल क्या है 40 है। तो मैंने प्लस लगा के बराबर के 40 कर दिया। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए दोस्तों, हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ और दिया गया है। हाँ, क्वेश्चन के अंदर कुछ और दिया गया है दोस्तों। आप यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं लेकिन फायदा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ और दिया गया है, हम उसके माध्यम से यहाँ पर पता करेंगे कि वास्तव में हमें किस चीज की जरूरत है। जिस चीज की जरूरत होगी हम उस चीज को यहाँ पर सोल्व करेंगे। कॉमन तो ले सकते हैं लेकिन हमें फायदा नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो दूसरा टर्म दिया गया है, दूसरी चीज की बात की गई है, उसमें किस चीज की जरूरत हो रही है, उसके अनुसार हम काम करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पहले और तीसरे पद का योगफल 40 दिया था, तो मैंने उस चीज को यहाँ पर ले लिया। इसी प्रकार हमें कह रहा है कि भैया दूसरे तथा चौथे पद का जो योगफल है वो 80 है। हाँ, एक बात बताइए, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा टर्म क्या होता है? ए आर होता है। हाँ, ठीक है, चौथा टर्म क्या होता है? चौथा टर्म लिखा है तो ए आर की पावर 3। हाँ, कह रहा है कि दूसरे और चौथे टर्म का जो योग है वो 80 है, तो मैंने योग का साइन लगाया, प्लस का साइन लगाया और बराबर के 80। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, हमें थोड़ी सी भी परेशानी यहाँ तक नहीं है। मतलब ठीक है, हमें यहाँ तक थोड़ी सी भी परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ से मैं आर कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं कहोगे? हाँ, आर कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने आर कॉमन लिया। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आर यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यही सारी चीजें यही बन जाएगी और मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दूंगा। हाँ, तो मैंने आर यहाँ से कॉमन लिया। तो यहाँ पर अगर मैं आर कॉमन लेता हूं दोस्तों तो यहाँ पर मुझे मिलेगा ए, यहाँ पर मुझे मिला ए। हाँ, ए मिला। यहाँ पर क्या मिला कहोगे? यहाँ पर ए आर स्क्वायर मिला, बराबर के क्या मिला कहोगे? बराबर के 80। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे? बिल्कुल, हम आपकी बात से 100% सहमत है। एक बात बताइए, आपको दिख रहा है ए प्लस ए आर स्क्वायर लिखा है और इस चीज की वैल्यू दिया है 40, तो मैं यहाँ पर 40 फिट कर सकता हूँ? बिल्कुल 40 कर सकते हैं। और 40 जब यहाँ पर फिट करूंगा तो 40 यहाँ कौन मिलेगा? 80 को। हाँ, इस प्रकार दोस्तों क्या आएगा कहोगे? 2 आएगा। आर की वैल्यू क्या आएगी? निकल कर 2 आएगी। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। आर की वैल्यू मिल गई 2। अब मुझे ए की वैल्यू भी पता करनी है कहोगे? हाँ, ए की वैल्यू भी पता चेक करनी है क्योंकि अच्छा ए की वैल्यू पता करनी है क्योंकि प्रथम पद हमें चाहिए कहोगे? हाँ, प्रथम पद हमें पता करना है तो हमें आर की वैल्यू यहाँ पर उठा के रखनी पड़ेगी। आप यहाँ पर भी रख सकते हो लेकिन सबसे फायदा हमें यहाँ पर मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर उठा के आर की वैल्यू। एक बात बताइए, अगर मैं रखता हूँ तो क्या मिलेगा? देखिए जब आप आर की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो 4a हो जाएगा। आर स्क्वायर करेंगे तो आर की वैल्यू 2 रख के स्क्वायर करेंगे तो 4a हो जाएगा। 4a यहाँ पर है, 1a यहाँ पर है तो 5a हो जाएगा। 5a बराबर आ गया 40 के। 5a बराबर आ गया 40 के। ठीक है, तो a की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो a की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 8 निकालता हूँ तो a की वैल्यू आएगी 8। ए की वैल्यू 8 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? इस प्रकार कह सकते हैं कि जो गुणोत्तर श्रेणी है उसका पहला टर्म क्या होगा? 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। यही तो हमसे पूछा था कहोगे? हाँ, यही पूछा था। अगर तो बाई चांस मुझसे पूछ लिया था कि ये बताइए गुणोत्तर श्रेणी का 8वां टर्म क्या होगा, तो आप बता सकते थे क्योंकि आपको ये पता है, ए की वैल्यू पता है और सार अनुपात पता है। हाँ, सार अनुपात पता है तो आप बता सकते थे। हाँ, समझ में आपको यहाँ तक आया? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें समझ में आ गई है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी कह रहा है जीपी का चौथा तथा 10वां टर्म जो है क्रमशः 1/3 और 343 है। कह रहा है सेकंड वाला टर्म बताइए। हाँ, सेकंड टर्म पढ़िए।
बताइए, ठीक है। तो आइए हम दोस्तों एक बात बताइए, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो दूसरा टर्म होता है वो क्या होता है? तो ए आर होता है। दोस्तों हम इस चीज के बारे में तब तक नहीं बता सकते हैं कि वास्तव में क्या होगा जब तक हमें ये ना पता हो कि पहला टर्म क्या है और सार अनुपात क्या है आर का। यहाँ तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम पहला टर्म पता करें और सार अनुपात आर पता करें, ठीक है। तो एक बात बताइए, हमें क्वेश्चन के अंदर कहा है कि ये चौथा जो टर्म है 1/3 है, कह रहा है कि जो 10वां टर्म है वो 43 है। तो यहाँ एक बात बताइए, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा टर्म क्या होता है? किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो चौथा टर्म होता है ए आर की पावर 3 होता है। हाँ, यहाँ हमारे अनुसार ए आर की पावर 3 होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है चिल्ला चिल्ला के भैया 1/3 होता है, मतलब ए आर की पावर 3 बराबर 1/3। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दो कह रहा है कि जो 10वां टर्म है, इसी प्रकार कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी का जो 10वां टर्म है वो 343 है। एक बात बताइए, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो 10वां टर्म होता है वो क्या होता है? ए आर की पावर 9 होता है, लेकिन क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये 343 है, मतलब ए आर की पावर 9 बराबर 343। 343, हाँ 343। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों एक बात बताइए, हमें क्या निकालना है? सेकंड टर्म निकालना है, ठीक है। अब इसे हम सबसे पहले सोल्व करते हैं, सबसे पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड टर्म निकालेंगे। एक बात बताइए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ए आर की पावर 3 लिखा है कि नहीं? हो गया, हाँ बिल्कुल लिखा है। इसे मैं दो भागों में तोड़ ले रहा हूँ, आर की पावर 9 को मैं दो भागों में तोड़ ले रहा हूँ। किस में तोड़ रहा हूँ? आर की पावर 3 इंटू आर की पावर 6 में तोड़ सकता हूँ कि नहीं? हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं आर की पावर 3 इंटू आर की पावर 6 में तोड़ता हूं तो यहाँ पर वास्तव में ए आर की पावर 3 इंटू आर की पावर 6 लिखा है। ए आर की पावर 3 का मतलब यहाँ पर क्या दिया है? 1/3 दिया है, तो इसकी जगह ए आर की पावर 3 जो यहाँ पर है उसे मैंने उसकी जगह लिख लिया 1/3, और यहाँ पर आर की पावर 6 बचेगा बराबर 343 आएगा। हो गया, हाँ। दोस्तों 343 का मतलब क्या होता है? तो वे देखिए, तो वे देखिए, एक मिनट जी, 343 है कि 243 है? 343, 343, एक मिनट मुझे 243 81 343 से किया है, ठीक है। 312 करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। 343, अब ये 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या होगा? देखिए 3 की मल्टी, एक मिनट रुक जाइए, 7 निम 63, 7 निम 63 के 3 6 कैरी, 7 चौक 28, 7 ये 243 होना चाहिए था, ठीक है। दो एक मिनट रुक, 81 इंटू 3, 3 1 3 3 8 24, 243 होना चाहिए था, ठीक है। 243 कर लीजिए, ठीक है। 243 होना चाहिए था, क्योंकि गलत आएगा, ऐसे बनेगा ही ना, ठीक है। ऐसे बनेगा ही ना, तो 243 यहाँ पर होता, गलती हुई है, अब सही होगी, ठीक है। दोस्तों जो हमारा यहाँ पर 243 कर दीजिए, यहाँ पर भी 243 कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं परेशानी कर दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। दोस्तों अब मैं इसे सोल्व करता हूँ, 3 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा। एक बात बताइए, 243 का मतलब क्या होता है? देखिए अगर ये 81 होता है दोस्तों, ये वास्तव में 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 की पावर के रूप में लिख सकते हैं, इसे 3 की पावर 4 के 3 की पावर के रूप में लिख सकते हैं। एक बात बताइए, 3 के 27 का मतलब क्या होता है? 27 का मतलब 3 की पावर 3 होता है। 81 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 4 होता है। इसी प्रकार दोस्तों 243 का मतलब होता है, 243 का मतलब होता है 3 की पावर 5। क्या? 3 की पावर 5। तो ये वास्तव में 3 की पावर 5 लिखा है। क्या लिखा है? 3 की पावर 5 लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? 3 की पावर 5 लिखा है। एक बात बताइए, जब 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो एक पावर और आ जाएगी। हो गया, हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 की पावर 6 आ जाएगी। तो आर की पावर 6 बराबर क्या मिलेगा? हो गया, आर की पावर 6 बराबर मिलेगा 3 की पावर 6, ठीक है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं, हाँ हाँ। ये दोनों चीजें अगर बराबर, दोस्तों जब ऐसी दो चीजें बराबर होती है जिनके पावर बराबर है, तो वो चीजें तभी बराबर होती है जब बेस उनके बराबर हो। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं ये दोनों चीजें बराबर है और इनकी पावर भी बराबर है, तो ये चीजें तभी बराबर हो सकती है जब इनकी बेस बराबर हो। तो मतलब अगर इस प्रकार देखा जाए तो आर आर जो है वो 3 के बराबर होगा। अगर आर के 3 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि भैया जो आर की वैल्यू होगी वो 3 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सार्वधातुक अनुपात जो होगा 3 होगा, सार्वधातुक अनुपात 3 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों हम और चीजें सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक बात बताइए, अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर रख लीजिए, आर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर भी रखेंगे तब भी आएगी, लेकिन सबसे फायदा यहाँ पर मिलेगा क्योंकि यहाँ पर गुणा भाग मुझे कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रखिए, आर की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पर रखी। एक बात बताइए, यहाँ पर जब रखूंगा आर की वैल्यू 3 तो यहाँ पर 27 होगा और 27 अपोन में जाएगा तो क्या होगा? तो 27 इंटू 3 हो जाएगा 81। इस प्रकार देखा है तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 1/81 आएगी, 1/81 आएगी। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, ठीक है। आर की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई। अब जो जिस चीज की वैल्यू पूछ रहा है उस चीज की हम यहाँ पर बता देते हैं। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है? भैया हमसे कह रहा है कि दूसरा पद बताइए। बताइए एक बार बताइए मुझे, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो दूसरा टर्म होता है वो क्या होता है? किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो दूसरा टर्म होता है ए आर होता है।
यहाँ पर मैं सारी वैल्यू फिट कर ले रहा हूँ। अगर मुझे वास्तव में बताना है दूसरा टर्म क्या होगा तो यहाँ पर मुझे सारी वैल्यू फिट करनी पड़ेगी। मैंने फिट कर लिया यहाँ पर सारी वैल्यू। दोस्तों ए की वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू 1/81 है और आर की वैल्यू क्या होगा, आर की वैल्यू 3 है, मैंने रख दिया। तो यहाँ पर अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 1/27 है, 1/27 है, हाँ 1/27 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये गुणोत्तर श्रेणी का जो दूसरा टर्म होगा वो 1/27 होगा। क्या होगा, 1/27 होगा। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कमेंट नहीं आता, तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप तेजी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि यदि जीपी का पांचवा पद, कह रहा है यदि जीपी का पांचवा पद 81 है तथा प्रथम पद 16 है तो जीपी का चौथा पद क्या है, जीपी का चौथा पद क्या है। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो चौथा टर्म होगा ये आर की पावर 3 होगा। तो इस चीज के बारे में हम तब तक वास्तव में नहीं बता सकते कि वास्तव में चौथा पद क्या होगा जब तक हमें ये बात बताना हो कि ए की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है। हाँ तब तक नहीं बता सकते चौथा टर्म में वास्तव में क्या होगा कब। हाँ केवल वैसे बता सकते हैं कि भैया ए आर की पावर 3 होगा, लेकिन वास्तव में रियल में हम नहीं बता सकते हैं कि 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, क्या होगा हम नहीं बता सकते जब तक हमें ये ना पता हो ए और आर की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हमें ए और आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है पांचवा टर्म, गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा टर्म 81 दिया है, प्रथम पद 16 दिया है। ठीक है, प्रथम पद क्या दिया है, 16 दिया है, मतलब ए पहला पद क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी का, ए होता है। ठीक है, ए आर की पावर 0 मतलब ए होता है। तो इस प्रकार पहला टर्म क्या दिया होगा, पहला टर्म 16 दिया है, कोई दिक्कत नहीं प्रश्न को। अब बताइए ये तो हमें पता चल गया भैया पहला टर्म हमें 16 दिया है। एक बात बताइए मुझे, गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा टर्म क्या होता है। तो किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो पांचवा टर्म होता है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो पांचवा टर्म होता है ए आर 4 होता है, ए आर 4 होता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 81 है, मतलब ए आर की पावर 4 बराबर 81। तो वे हाँ ए आर की पावर 4 बराबर 81। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से मैं ए की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दे रहा हूँ। जब ए की वैल्यू यहाँ पर उठा के रखूंगा तो 16 आएगा मल्टीप्लाई में, और 16 को मैं अपने भेज दूंगा 81 के, तो क्या आएगा 81/16 आएगा। हाँ लोग हाँ ऐसे करा करो, यहाँ से हटा दो, क्यों दोबारा लिखना है, दोबारा क्यों लिखना, सीधे यहीं पर हटा दो, सीधे यहीं पर हटा दो, क्यों दोबारा लिखूं। हाँ ना, अगर लिखूंगा तो चार 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 डिजिट और लिखना पड़ेगा, तो फायदा क्या है। हाँ तो सीधे यहीं पर हटा के लिख दो। अब दोस्तों आप देख रहे हैं आर की पावर 4 बराबर 81/16 है। अब दोस्तों मैं अगर आर की वैल्यू निकालता हूँ ना तो मुझे इसकी 4 करड़ी निकालनी पड़ेगी, इसकी करड़ी 4 निकालनी पड़ेगी। अब दोस्तों 81 को तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। इस प्रकार आर की वैल्यू निकल कर आएगी 3/2। क्या निकल कर आएगी, 3/2 निकल कर आएगी। मतलब सार बनपात देखा है तो 3/2 का, सार बनपात देखा है तो 3/2 का। कोई दिक्कत नहीं पसंद, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं पसंद नहीं। ठीक है, अब दोस्तों हमें पहला टर्म भी पता है, आर की वैल्यू भी पता है, अब हम कुछ भी बता सकते हैं। यहाँ हमसे पूछा क्या हो गया, हमसे कहा कि बताइए गुणोत्तर श्रेणी का चौथा टर्म क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी का चौथा टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म, गुणोत्तर श्रेणी का फोर्थ टर्म क्या होगा। ठीक है, आप मुझे बताइए किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा टर्म क्या होता है, ए आर की पावर 3 होता है, ए आर की पावर 3 होता है। ए की वैल्यू क्या होगी 16 है, आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू देखिए 3/2 है, यहाँ पर 3/2 रखेंगे तो 27/8 है, 8 दूनी 16 होता है, 27 दूनी 54 होता है। इस प्रकार देखा तो 54 होगा, मतलब गुणोत्तर श्रेणी का चौथा जो टर्म होगा 54 होगा। क्या होगा, 54 होगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आता कभी नहीं आता, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब आइए दोस्तों हम अच्छा ठीक है उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं जो हमने छोड़ा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न को नहीं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। भैया देखिए कह रहा है कि यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का पहला, दूसरा तथा आठवां पद क्रम से x-4 x की पावर k और x की पावर 52 है तो k का मान ज्ञात करिए, k का मान ज्ञात करिए। हाँ थोड़ा ये उलझन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा भाग आपसे करवाएगा। कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी का पहला दूसरा आठवां टर्म क्रम से x-4 x की पावर k तथा x की पावर 52 है तो k का मान ज्ञात करिए। आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी का जो पहला टर्म है वो x-4। आप दोस्तों मुझे बताइए किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला टर्म क्या होता है, a होता है, a आर की पावर 0 मतलब a होता है। पहला टर्म क्या होता है, a होता है गुणोत्तर श्रेणी का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये पहला टर्म जो है x की पावर -4 मतलब a की पावर, मतलब a बराबर x की पावर -4। कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। ये चीजें समझ में आ गई क्या। इसी प्रकार आप मुझे किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा टर्म क्या होता है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो दूसरा टर्म होता है ए आर होता है, ए आर होता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया गुणोत्तर श्रेणी का जो दूसरा टर्म है वो x की पावर k है, x की पावर k है। आपको कोई दिक्कत है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई तो। इसी प्रकार आप मुझे किसी गुणोत्तर श्रेणी का आठवां टर्म क्या होता है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो आठवां टर्म होता है ए आर की पावर 7 होता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि x की पावर 52 है, मतलब x की पावर 52 है, x की पावर 52 है, मतलब ए आर की पावर 7 बराबर x की पावर 52। ठीक है,
अब कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमसे कह रहा है के की मान, ठीक है। तो पहले हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा, तभी हमें के की वैल्यू मिलेगी, के की वैल्यू मिलेगी, के की वैल्यू हमें तभी प्राप्त होगी। तो आइए हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर लिख दूं इसे, तो लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख दूं, ठीक है, जिससे मुझे यहाँ पर से मिल जाएगा। एक बात बताइए, ए की वैल्यू क्या हो गया, एक्स की पावर माइनस फोर। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ एक्स की पावर माइनस फोर हो गया। हाँ, जब यहाँ पर एक्स की पावर माइनस फोर रखूंगा तो ये एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर माइनस फोर जो है अब वास्तव में यहाँ पर पहुंच जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कभी यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये तो वास्तव में खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा और ए की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा एक्स की पावर माइनस फोर, और यहाँ पर रख के यहाँ पर ले जाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से ये हट जाएगा। इस प्रकार आर की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, एक्स की पावर के अपॉन एक्स की पावर माइनस फोर निकल कर। अब दोस्तों मैं आर की वैल्यू सीधे यहीं पर रख ले रहा हूँ, आर की वैल्यू सीधे यहीं पर रख ले रहा हूँ। एक बात बताइए, अगर मैं आर की वैल्यू सीधे, अच्छा ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर ए और आर की वैल्यू दोनों रख ले रहा हूँ, ए और आर की दोनों वैल्यू रख ले रहा हूँ। एक बात बताइए, अगर मैं ए की वैल्यू रखता हूँ, ए की वैल्यू क्या, तो एक्स की पावर माइनस फोर, मैंने माइनस फोर रखा। आर की वैल्यू क्या, तो आर की वैल्यू देखा जाए तो ये है, मैंने इसे भी रख लिया, इसे भी रख लिया, तो एक्स की पावर के, तो एक्स की पावर आर की वैल्यू रखा मैंने एक्स की पावर के अपॉन अपॉन एक्स की पावर माइनस फोर रखा, और उसकी पावर क्या होगा, उसकी पावर देखें तो इसकी पावर इस पूरे की पावर सेवन, इस पूरे की पावर सेवन है। आप मेरी बात से सहमत होंगे, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं, आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, ठीक है। कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। एक्स की पावर 52 बराबर है, एक्स की पावर 52 बराबर है, ठीक है, तो इसे रख देंगे। अब दोस्तों मुझे इसे सोल्व करना है, ठीक है। एक बात बताइए, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सेवन क्या आया, नीचे आया देखा जाए तो माइनस 28 आया हो गया। अब ये एक्स की पावर माइनस 28 जब ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस का एक्स की पावर 28 होगा, और प्लस के एक्स के 28 में प्लस के एक्स की पावर 28 में मैं माइनस का एक्स की पावर 4 जोड़ूंगा तो आएगा एक्स की पावर प्लस के 24। हाँ, ऊपर देखा जाए तो एक्स की पावर प्लस के 24 आया, ठीक है। इंटू में दोस्तों, इंटू में देखा जाए तो एक्स की पावर 7 के लिखा है, 7 के लिखा है, बराबर एक्स की पावर 5, ठीक है। दोस्तों जब दो संख्याएं मल्टीप्लाई में होती है, दोस्तों जब ऐसी दो संख्याएं मल्टीप्लाई में होती है जिनके बेस समान है, तो ऐसी स्थिति में पावर बेस को हम एक बार लिखते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, क्योंकि जब हम फॉलो करते हैं मेथड को तो वही निकल कर आता है, तो वहीं से एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि ऐसी दो संख्याएं मल्टीप्लाई में जिनके बेस क्या है, समान है। जब बेस समान होता है मल्टीप्लाई में तो बेस को एक बार लिखते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेस को एक बार लिखा और पावर को जोड़ दिया, तो आया 24, 24+7, 24+7, ठीक है। 24+7 के बराबर आया इसकी पावर 52, इसकी पावर 52, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म बराबर है, तो ये दोनों टर्म अगर दोस्तों ऐसे दो टर्म जब बराबर होते हैं जिनके दोस्तों ऐसे दो टर्म जब बराबर होते हैं जिनके जब बेस, दोस्तों दो ऐसे टर्म जब बराबर होते हैं जिनके बेस बराबर है, तो वो चीजें तभी बराबर हो सकती हैं जब उनकी पावर बराबर हो। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म बराबर है, और दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये ऐसे दो टर्म है जिन दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म बराबर है और इनके बेस भी बराबर है, तो ये चीजें तभी बराबर हो सकती है जब इनकी पावर बराबर हो। तो इस प्रकार देखा जाए तो पावर बराबर होगी क्योंकि बेस बराबर है, तो यहाँ ठीक है। तो इसका मतलब 24+7 के बराबर 52 के, तो यहाँ तो अगर मैं 24+7 के बराबर 52 के, तो 24 उधर ले जाऊंगा 52 की तरफ, यहाँ 52 की तरफ ले जाऊंगा तो 52 में से घटाऊंगा, तो हाँ 52 में से 24 घटाऊंगा तो क्या होगा, 52 से 24 घटाऊंगा तो आपको मिलेगा 8, 8 मिला हाथ में, यहाँ मिला 28, मतलब 7 के बराबर मुझे 28 मिला। अब 7 से मैं 28 को डिवाइड करूंगा तो क्या आया, 4 आया, मतलब के की वैल्यू क्या है, तो के की वैल्यू 4 है। वास्तव में के की वैल्यू क्या है, 4। हमसे पूछ रहा था के की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं के की वैल्यू कुल मिलाकर 4 होगी, के की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। बताइए कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। तो यहाँ पर हमसे बड़ा भाग करवाया और कुछ नहीं है, ये तरह से सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। लेकिन हम गुणोत्तर श्रेणी का हमने प्रयोग किया, गुणोत्तर श्रेणी का यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी में ये क्वेश्चन हमें दे दिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हमें कुछ और नई चीजें सीखना है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, हमने गुणोत्तर श्रेणी का एनवा टर्म निकाल लिया, हाँ हाँ। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया गुणोत्तर, ऐसा भी तो हो सकता है गुणोत्तर श्रेणी का हमसे पूछ लेते कि ये जो श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी में इनका योग क्या होगा, ये भी तो पूछ सकता है कोई, हाँ। तो उस चीज के बारे में हमें यहाँ पर जानना और समझना है, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक श्रेणी है, आपके सामने कुछ लिखा गया है, आपके सामने कुछ चीजें लिखी गई है, आप पढ़िए देखिए क्या लिखा गया है, तो देखिए लिखा गया है कि यदि एक गुणोत्तर श्रेणी A1 A2 A3 A4 डॉट 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 n टर्म का है और सार अनुपात R है, तो इसके n टर्मों का जो योग होगा
उसकी n टर्मों का जो योग होगा a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन होगा। और ये तब होगा जब r की वैल्यू जो सार्वनुपात है 1 से बड़ा होगा। कह रहा है कि यदि सार्वनुपात जो है 1 से छोटा है, तब ये इन्हीं n टर्मों का जो योग होगा, इन्हीं n टर्मों का जो योग होगा a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r के बराबर है। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए एक गुणोत्तर श्रेणी है, मान लीजिए दोस्तों एक गुणोत्तर श्रेणी है A1, एक गुणोत्तर श्रेणी है A1 A2 A2 A3 A3 हाँ A3 A4 A4 हाँ A4 डॉट 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 n टर्म तक, डॉट 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 n टर्म तक, डॉट 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 n टर्म तक, डॉट 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 n टर्म तक। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं। मान लीजिए दोस्तों एक गुणोत्तर श्रेणी हमारा है जिसका पहला टर्म A1 है, दूसरा टर्म हमारा A2 है, दूसरा टर्म हमारा A2 है, तीसरा टर्म हमारा A3 है, चौथा टर्म हमारा A4 है, और ये जो गुणोत्तर श्रेणी है कुल मिलाकर n टर्म है। तो एक बात बताइए, ये जो गुणोत्तर श्रेणी है n टर्म तक, इनका योग भी कुछ होगा तो हाँ, ठीक है। एक बात दोस्तों हमारी ये गुणोत्तर श्रेणी जिसका पहला टर्म A1, दूसरा टर्म A2, तीसरा और A4। दोस्तों एक बात बताइए, सार अनुपात क्या होगा? कभी देखिए सार अनुपात जो होता है अगले पद का पिछले पद के साथ अनुपात को ही सार अनुपात कहते हैं। तो जरूरी दोस्तों थोड़ी नहीं सर्वानुपात जो है हमेशा क्या है? बड़ी संख्या है। हाँ, जरूरी थोड़ी नहीं है कि हमेशा बड़ी एक से बड़ी ही आए, एक से बड़ी ही है, एक से कम भी आ सकती है तो भी हाँ। तो दो कंडीशन बनती है दोस्तों, अगर अगर दोस्तों सार्वनुपात दोस्तों, अगर सार्वनुपात जो है, सार्वनुपात मतलब आर की वैल्यू एक से बड़ी आ रही है, एक से बड़ी आ रही है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर सार्वनुपात आर की वैल्यू एक से बड़ी आ रही है, तो ऐसी स्थिति में ये जो सीरीज है गुणोत्तर श्रेणी, ये जो गुणोत्तर श्रेणी में सीरीज लिखी गई है, इसके n टर्मों का जो योग होगा, इसके n टर्मों का जो योग होगा, इसके n टर्मों का जो योग होगा ए आर की पावर n माइनस वन, ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन अपॉन n माइनस वन के बराबर होगा, n माइनस वन के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार दोस्तों ऐसा लेकिन दोस्तों जब r की वैल्यू, जब r की वैल्यू एक से कम होती है, जब दोस्तों r की वैल्यू एक से बड़ी होगी, r की वैल्यू मतलब सार्वनुपात जब होगा एक से बड़ा होगा, तो ऐसी स्थिति में ये जो गुणोत्तर श्रेणी है इसके इसके सभी टर्मों का जो योग होगा, मतलब n टर्मों का जो योग होगा, वो वास्तव में a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन के बराबर होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि r की वैल्यू जो है एक से कम आए, r की वैल्यू क्या हो, सर्वानुपात जो है एक से कम हो गया। जब दोस्तों सर्वानुपात जो है सर्वानुपात r की वैल्यू एक से कम होती है, तो ऐसी स्थिति में इन्हीं सब टर्मों का जो योग होता है, मतलब n टर्मों का जो योग होता है, वो वास्तव में a ब्रैकेट में वन माइनस r की पावर n अपॉन वन माइनस r के बराबर, वन माइनस r के बराबर। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, यही चीज आपको समझाना है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आइए इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी लेकर एक दो सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर रोकेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, तो वो देखिए हमारे सामने एक सीरीज दी गई है, 3, 6, 12, 24 ऐसे 10 टर्म तक दी गई है। तो देखिए हमारे सामने एक सीरीज दी गई है, जिसका पहला टर्म 3 दिया है, दूसरा टर्म 6 दिया है, तीसरा टर्म 12 दिया है, चौथा टर्म 24 दिया है। इसी प्रकार कुल मिलाकर सीरीज में 10 टर्म दिए गए। कह रहा है कि याद करिए S10, मतलब सभी 10 टर्मों का योग पूछ रहा है। हाँ, कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी के 10 टर्मों का योग क्या होगा, ठीक है। दोस्तों जो सीरीज दी गई है उसका पहला टर्म क्या दिया गया, देखिए जो सीरीज दी गई उसका पहला टर्म दिया गया है 3, दूसरा टर्म क्या दिया गया, दूसरा टर्म 6 दिया गया है, तीसरा टर्म क्या दिया गया, तीसरा टर्म 12 दिया गया है, तीसरा टर्म क्या दिया गया, 12 दिया गया है, चौथा टर्म क्या दिया गया, चौथा टर्म दिया गया 24, चौथा टर्म दिया गया 24। ऐसे ही कुल मिलाकर सीरीज में कुल मिलाकर कितने टर्म दिए गए, तो ऐसे ही कुल मिलाकर सीरीज में 10 टर्म दिए गए। कितने टर्म दिए गए हैं, तो 10 टर्म दिए गए। ये जो सीरीज दिए गया है इसके 10 टर्मों का योग क्या होगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए ये किस प्रकार की सीरीज है, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है पहला टर्म ये दिया गया, उसके बाद 6 दूसरा टर्म 6 हो गया, उसके बाद तीसरा टर्म 12 हो गया, उसके बाद 24 हो गया, इसके बाद 48 हो गया। तो इस प्रकार देखा है तो हर बार दोगुना हो रहा है, मतलब देखा जाए तो सीरीज जो है एक निश्चित दर से बढ़ रही है। क्योंकि जब कोई सीरीज एक निश्चित दर से बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, मतलब ये कुछ और नहीं है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। मतलब हमसे वास्तव में गुणोत्तर श्रेणी के 10 टर्मों का योग पूछ रहा है, हाँ गुणोत्तर श्रेणी के 10 टर्मों का योग पूछ रहा है। या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि भैया देखिए यहाँ पर अगर मैं ध्यानपूर्वक देख सकता हूँ तो किसी भी दो टर्मों के बीच का
अनुपात अगर मैं निकालता हूँ, किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अनुपात निकालता हूँ तो सेम आ रहा है। और जब किसी भी श्रेणी के किसी भी सीरीज के दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है तो उसे हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। मतलब ये कुछ और नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी है। मतलब हमसे इस गुणोत्तर श्रेणी के 10 टर्मों का योग पूछ रहा है। मैंने कहा, आपने कहा हाँ, तो मैंने कहा बताइए 10 टर्मों का योग क्या होगा। देखिए किसी भी अच्छा एक बात बताइए, सार्वनुपात, ठीक है, सार्वनुपात के ऊपर हमारा डिपेंड करेगा। एक बात बताइए सार्वनुपात क्या है, सार्वनुपात क्या है। तो देखिए सार्वनुपात जो होता है, अगर मैं पहले टर्म दूसरे टर्म को पहले टर्म से भाग देता हूँ, दूसरे टर्म को पहले टर्म से भाग देता हूँ, तो सार्वनुपात मिलेगा। हाँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो सार्वनुपात 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 आया। और ये 2 क्या है तो भैया जो सार्वनुपात है वो वास्तव में 1 से बड़ा है। हाँ, 1 से बड़ा है। जब दोस्तों आपको चित्र में बताया कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो n टर्मों का जो योग होता है, वो वास्तव में किसी गुणोत्तर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है वास्तव में a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 के बराबर होता है। और ये तब होता है जब सार्वनुपात 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर सार्वनुपात जो है 1 से बड़ा है, इसलिए जो गुणोत्तर श्रेणी का जो योग होगा n टर्मों का, वो वास्तव में a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 के बराबर होगा। यहाँ पर मैं सारी वैल्यू फिट कर लेता हूँ। अगर मुझे 10 टर्मों का योग निकालना है, गुणोत्तर श्रेणी के 10 टर्मों का योग निकालना है, तो मुझे यहाँ पर n की वैल्यू 10 रखनी पड़ेगी। हाँ, तो सारी चीजें मैं रख लेता हूँ यहाँ पर। दोस्तों a की वैल्यू क्या होगी 3 है, ठीक है, a की वैल्यू 3 है। r की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो गुणोत्तर श्रेणी जो है दुगनी गति से बढ़ रही है, तो यहाँ पर देखा तो r की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 रखी है। n की वैल्यू क्या होगी 10 है, 10 यहाँ पर रखा, माइनस 1 अपॉन 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 r माइनस 1। r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू 2 है, और 2 में से 1 घटाऊंगा तो आएगा एक ही आएगा, दो में से एक घटाऊंगा तो एक ही आएगा। अब इसे मुझे सोल्व करना है। एक बात बताइए, 2 की पावर 10 का मतलब क्या होता है 1024 होता है। क्या होता है 1024 होता है, और 1024 में से मैं एक घटाऊंगा तो आ जाएगा 1023। हाँ, 1023 की मल्टीप्लाई मुझे 3 से करनी है। एक बात बताइए, अगर वास्तव में एक ही हजार होता तो 3000 आता, कहोगे हाँ। 23 और है, कहोगे हाँ। तो 23 और है तो 69 आएगा, कहोगे हाँ। 23 और है तो 69 आएगा, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा है तो अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर 10 की वैल्यू रखकर घटाता हूँ, ये उसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 3069। क्या आएगा 3069 आएगा, क्या आएगा 3069 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस गुणोत्तर श्रेणी का इस गुणोत्तर श्रेणी का जो 10 टर्मों का योग होगा, 10 टर्मों का जो योग होगा वास्तव में 3069 होगा। क्या होगा 3069 होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई पसंद होगी। तो दोस्तों जब आप सीख जाओगे तो ये फॉर्मूला आप नहीं लिखोगे, ये फॉर्मूला आप नहीं लिखोगे, डायरेक्ट सीधे वैल्यू पुट करोगे कि भैया ये है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, ठीक है। तो केवल इतने में ही उत्तर आ जाएगा, केवल इतने में ही एक लाइन में ही उत्तर आ जाएगा। कोई ज्यादा भारी चीज नहीं है, कोई भारी चीज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं है, कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं है। इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं हाथों हाथ, ठीक है, उसके बाद कर लेंगे। दोस्तों आप पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी का S7 ज्ञात। इसका मतलब है कि हमसे कह रहा है कि ये जो श्रेणी दी गई है इसके 7 पदों का योग ज्ञात, 7 पदों का योग ज्ञात। S4 होता है सम, S4 होता है सम, मतलब हमसे सम पूछ रहा है, मतलब योग पूछ रहा है 7 टर्मों का। हम देखो, ठीक है दोस्तों, हमारे सामने एक सीरीज दी गई है, और सीरीज है 1 3 9 27 ऐसे ऐसे कुल मिलाकर सीरीज आगे बढ़ रही है, और कह रहा है कि ये सीरीज है उसके 7 टर्मों का योग ज्ञात, 7 टर्मों का योग ज्ञात। केवल 7 टर्म का योग का है, ठीक है। तो आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो सीरीज दी गई है उसका पहला टर्म क्या होगा, इसका पहला टर्म देखा जाए तो 1 3 है, दूसरा टर्म तीसरा टर्म 27 है, 27 है। ऐसे ही सीरीज को मिलाकर आगे चल रही है, ऐसे सीरीज को मिलाकर आगे चल रही है। कह रहा है कि जो सीरीज आगे चल रही है इसके 7 टर्म, केवल 7 टर्म, केवल 7 टर्मों की बात है। कह रहा है कि जो सीरीज आगे चल रही है धीरे धीरे, इसके केवल 7 टर्मों का योग जाता है, 7 टर्मों का योग जाता है, ठीक है। हाथ में 7 टर्मों का योग जाता है। दोस्तों एक बात बताइए, सबसे पहले आप मुझे ये देखकर बताइए ये किस प्रकार की सीरीज है। कभी देखिए ये वास्तव में गुणोत्तर श्रेणी, मैंने कहा कैसे आपने बता दिया। कभी देखिए पहले देखा जाए, अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखता हूँ तो पहले नंबर पे 1 आया है, उसके बाद दूसरा टर्म में 3 हुआ है, उसके बाद देखा जाए तो 27 हो गया, उसके बाद 81 हो जाएगा, 81 के बाद 243 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो हर बार 3 गुना हो रहा है, मतलब सीरीज जो है एक निश्चित दर से बढ़ रही है। और जब कोई सीरीज एक निश्चित दर से बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी हो गया। इसे आप दूसरी भाषा में बता सकते हैं। तो भैया देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं कि किन्हीं भी 2 क्रमागत टर्मों के बीच का अनुपात समान है, और जब किसी भी 2 क्रमागत टर्मों के बीच का अनुपात समान होता है तो उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी हो गया, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। मतलब हमसे वास्तव में इस गुणोत्तर श्रेणी के 7 टर्मों का योग पूछ रहा है, हाँ गुणोत्तर श्रेणी के 7 टर्मों का योग पूछ रहा है। एक बात बताइए, सार्वनुपात, सबसे पहले आप मुझे बताइए सार्वनुपात जो होता है, सार्वनुपात 1 से बड़ा है कि छोटा है। तो देखिए अगर मैं सार्वनुपात निकालता हूं तो 1 से मैं 3 को डिवाइड करूंगा 3 आएगा, या 3, अच्छा एक गलती हो रही है, यहाँ पर 9 आता है, तीसरा टर्म हमारा 9 है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर सार्वनुपात निकालता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं सार्वनुपात निकालता हूँ तो 3 आएगा, 1 से मैंने 3 को डिवाइड किया 3 आया,
3 से 9 को डिवाइड किया 3 आया, 9 से 27 को डिवाइड किया 3 आया, तो सर्वानुपात देखा जाए तो 3 आ रहा है, मतलब ये 1 से बड़ी है, सर्वानुपात देखा जाए तो 1 से बड़ा है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर क्यों डिवाइड, यहीं पर छोटी संख्या को डिवाइड करके निकाल लीजिए, क्यों जा रहे हो आप बड़ी संख्या पे, खुद सोचिए। बड़ी संख्या को डिवाइड करोगे तो आपको परेशानी होगी। हाँ, तो सर्वानुपात देखा जाए तो 1 से बड़ी है। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो एसएन टर्मों का जो योग होता है, एसएन टर्मों का जो योग होता है, वो वास्तव में ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 के बराबर होता है जब हमारा सर्वानुपात 1 से बड़ा होता है। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर मुझे 7 टर्मों का योग निकालना है, इस गुणोत्तर श्रेणी के 7 टर्मों का योग निकालना है, तो मुझे आर की वैल्यू एन की वैल्यू 7 रखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सारी वैल्यू फिट कर देगा। यही तो होता है फॉर्मूले में, आपको कुछ पता नहीं चलता है कि वास्तव में कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता चलता, केवल वैल्यू पुट करो और अपना निकाल लो उत्तर। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा समझाना भी आसान होता है, फॉर्मूले में समझाना आसान होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट में समझाना थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बोलना नहीं पड़ता, ज्यादा चीजें अपनी तरफ से मिलाकर बोलना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें रख ली, यहाँ पर सारी चीजें रख ली। ए की वैल्यू क्या हो गया, ए की वैल्यू 1 है, मैंने रख लिया। आर की वैल्यू क्या हो गया, आर की वैल्यू दिखाई तो यहाँ पर 3 है, मैंने 3 रख लिया। एन की वैल्यू क्या हो गया, 7 मैंने रख लिया, माइनस। अब अपोन में क्या हो गया, देखिए अपोन में देखा जाए तो आर माइनस 1 है। आर की वैल्यू क्या हो गया, 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार देखा जाए तो हमें वास्तव में 1/2 3 की पावर 7 माइनस 1 प्राप्त होगा। मतलब देखा जाए तो 7 टर्मों का जो योग होगा, इस गुणोत्तर श्रेणी के 7 टर्मों का जो योग होगा वास्तव में ये होगा। हाँ, इस गुणोत्तर श्रेणी के 7 टर्मों का जो योग होगा वास्तव में ये होगा। बट ये कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आएंगी होंगी। आशा करता हूँ तो ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आज क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।